नमस्कार दोस्तों, 3 दिसंबर साल 1984 रात के करीब 12 बजे भोपाल के ट्रेन स्टेशन भोपाल जंक्शन पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट एच.एस. भुर्वे और डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर अपने रात की ड्यूटी कर रहे थे। रात को 1 बजे के करीब स्टेशन पर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन पहुंचती है और दस्तगीर अपने कैबिन से बाहर निकलते हैं कि तभी अचानक से उनकी आंखें जलने लगती है और गले में खराश हो जाती है। ये अपने सीनियर भुर्वे को ढूंढते हैं उन्हें ये बात बताने के लिए, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती। कुछ ही मिनटों के बाद में उन्हें भुर्वे जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। दस्तगीर उनकी सांसें चेक करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अब जिंदा नहीं है। दस्तगीर इमीडिएटली समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। असल में बात क्या है कि इस भोपाल जंक्शन स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर था एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री, जहां एक बेहद खतरनाक हादसा हो गया है। यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ है और 50,000 पाउंड जहरीली गैस इस फैक्ट्री से लीक हो रही है। MIC हाइड्रोजन साइनाइड फॉस्फेटिन, ढेर सारी जहरीली गैसेस इस फैक्ट्री से निकलकर अब बड़ी तेजी से शहर की तरफ फैल रही है चारों तरफ से। स्टेशन पर अब सबसे मोस्ट सीनियर आदमी दस्तगीर बचे हैं और ये डिसाइड करते हैं कि गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन को अपने शेड्यूल्ड डिपार्चर से पहले ही निकलना होगा। प्लान के अनुसार इस ट्रेन को अभी 20 मिनट और खड़े रहना था स्टेशन पर। ट्रेन के सभी पैसेंजर्स ने अपनी खिड़कियां बंद कर रखी थी और दस्तगीर नहीं चाहते थे कि ट्रेन में बैठे लोगों को कोई खतरा पहुंचे, इसलिए वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं और वो स्टेशन स्टाफ से कहते हैं कि ट्रेन को डिपार्चर के लिए क्लियर किया जाए और वो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं अपने सर पर। इसी बीच देखने को मिलता है कि स्टेशन पर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ लगती जा रही है। जब यह हादसा हुआ, ज्यादातर लोग अपने घरों में रात को सो रहे थे। लोगों को अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो कुछ लोग जिनके पास में अपनी गाड़ियां थी वो गाड़ियों में बैठे और शहर से दूर जाने लगे। दूसरी तरफ जिन लोगों के पास में अपनी गाड़ियां नहीं थी उनमें से बहुत सारे लोग स्टेशन पर आकर इकट्ठा होने लगे। वो नहीं जानते थे कि क्या किया जाए। भोपाल जंक्शन पर भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ लोग खांस रहे थे, रो रहे थे, उल्टियां कर रहे थे। दस्तगीर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर भाग रहे थे और लोगों की जिस तरीके से मदद करी जा सके उस तरीके से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। ये आसपास के स्टेशन पर एक SOS कॉल कर देते हैं, जिसके चलते 4 एम्बुलेंस, पैरामेडिक और रेलवे डॉक्टर्स भी लोगों की मदद करने में जुट जाते हैं। इस सब के बावजूद इस जहरीली गैस से बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जहां एक तरफ कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे थे तो दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा लोग हॉस्पिटल की ओर भाग रहे थे। जाहिर सी बात है कि अगर रात को सोते सोते आपकी आंखें जलने लगेगी, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी तो आप हॉस्पिटल ही जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ना तो रेलवे डॉक्टर्स को और ना ही हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को पता था कि यहाँ हो क्या रहा है। उन्होंने ऐसे सिम्टम्स पहले कभी लोगों में नहीं देखे थे और वो नहीं जानते थे कि लोगों को क्या बीमारी हो रखी है और उसके पीछे का कारण क्या है। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 3 किलोमीटर दूर था भोपाल का यह हमीदिया हॉस्पिटल और उन दिनों इस हॉस्पिटल में 1200 बेड की कैपेसिटी हुआ करती थी। रात के करीब 1:15 पर इस हॉस्पिटल में पहला पेशेंट पहुंचता है जो कि कंप्लेन करता है कि उसकी आंखों में इरिटेशन हो रही है और सिर्फ इसके 5 मिनट बाद ही 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ इस हॉस्पिटल में लग जाती है। कुछ डॉक्टर्स ने यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से पता करने की कोशिश की कि यहाँ क्या हुआ है, लेकिन वहां से इन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। कंपनी के मेडिकल ऑफिसर एल डिलोया डॉक्टर्स को बताते हैं कि ये गैस पॉइजनस नहीं है, पेशेंट की आंखों में बस आप एक गीली पट्टी बांधो, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी बीच सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वराजपुरी कंट्रोल रूम में जाते हैं और देखते हैं कि उनका जो स्टाफ है वो जोर जोर से खांस रहा है, अपनी आंखें मल रहा है। समय था रात के 1:25 और वो इस कार्बाइड की फैक्ट्री में फोन कॉल्स लगाते हैं। 2 फोन कॉल्स पर उनको जवाब मिलता है एवरीथिंग इज ओके, सब सही है। लेकिन जब वो तीसरी फोन कॉल लगाते हैं तब उन्हें जवाब मिलता है कि हमें नहीं पता क्या हुआ यहाँ पर, तब वी डोंट नो व्हाट इज हैपेंड। रात को 2:10 में हॉस्पिटल में पेशेंट्स की संख्या 4000 के करीब पहुंच चुकी थी। भोपाल जंक्शन स्टेशन पर अपनी अलग ही हड़बड़ी मची हुई थी। दस्तगीर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को स्टेशन से रवाना कर चुके थे, लेकिन अब लोगों की मदद करना मुश्किल होता जा रहा था। इन्हें बाद में पता लगता है कि जो इनके सीनियर थे एच.एस. भुर्वे एक दूसरी ट्रेन को भोपाल से निकालने का इशारा देते मारे गए थे। इनके सीनियर ने भी ट्रेन को कहा था कि इस प्लेटफॉर्म पर मत रुको, आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ। गुलाम दस्तगीर अपनी पत्नी और उनके 4 बच्चे भोपाल के पुराने शहर में रहते थे जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था इस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से। लेकिन दस्तगीर ने अपने घर वालों के बारे में सोच के भागते नहीं हैं, स्टेशन पर डटे रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं और जो भी ट्रेन गुजरती है आती है उसको कहते हैं कि यहाँ रुको मत, आगे चलते रहो।
दस्तगीर के साथ एक मंजूर अहमद खान उन लोगों में से थे जो भोपाल से उस दिन स्टेशन पर पहुंचते भोपाल से बाहर निकलने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ। रात के करीब 3 बजे उन्हें देखने को मिलता है कि दस्तगीर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर भाग रही हैं, लोगों को अटेंड कर रहे हैं, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बिना सोचे समझे। स्टेशन पर मौजूद अस्पताल और पैरामेडिक्स जहां एकदम पूरी कोशिश कर रहे थे लोगों को बचाने की, वहीं दूसरी तरफ सही मायनों में उन्हें ये भी नहीं पता था कि एक्चुअली में इस बीमारी को कैसे ट्रीट किया जाए। ज्यादातर डॉक्टर्स उस वक्त आंखों में जलन ठीक करने के लिए लोगों को ज्यादातर डॉक्टर्स ने आई ड्रॉप्स दे दिए, पेशेंट्स को इन्फ्लेमेशन से बचाने के लिए स्टेरॉइड्स दे दिए और एंटीबायोटिक दे दिए ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके, और जो पेट में दिक्कत थी उसके लिए एंटीएसिड दे दिए। लेकिन असली ट्रीटमेंट तो तभी शुरू की जा सकती थी जब पता लगे कि ये गैस एक्चुअली में है क्या, MIC है, फॉस्फेजिन या फिर हाइड्रोजन साइनाइड है। डॉक्टर्स को पहले लगा कि ये गैस पॉइजनस है, ऐसा इसलिए क्योंकि आज से सिर्फ एग्जैक्टली 3 साल पहले ही एक और हादसा हुआ था। इस सेम यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में दिसंबर साल 1981 की बात है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले अशरफ मोहम्मद खान की मौत हुई थी इसी वजह से। दूसरी तरफ कंपनी की तरफ से बोला जा रहा था कि MIC से ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ आंखों में इरिटेशन होगी, सिर्फ आप आंखों में गीली पट्टी बांध दो। वैसे MIC की वेपराइजेशन 38 डिग्री सेल्सियस पर होती है, जो कि काफी ज्यादा टेम्परेचर था, और भोपाल में उस समय दिसंबर का महीना था, ठंड का महीना था, तो ये अज्यूम किया जा रहा था, डॉक्टर्स ने ये अज्यूम किया था कि ये गैस पॉइजनस ही होगी। किसी को ये नहीं पता था कि जब ये फैक्ट्री में हादसा हुआ तो फैक्ट्री का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस के करीब था। अमेरिका में बैठे कार्बाइड के मेडिकल डायरेक्टर विपिन अवस्थिया ने भोपाल की अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया कि अगर ये साइनाइड पॉइजनस सस्पेक्ट करी जा रही है तो इसके लिए लोगों को एंटीडोट के तौर पर सोडियम थियोसल्फेट दिया जाना चाहिए। पहले किए गए एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि MIC जब जलती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है हाइड्रोजन साइनाइड में, और हाइड्रोजन साइनाइड को यहाँ पर काउंटर किया जा रहा है सोडियम थियोसल्फेट एक सोल्यूशन था उसके द्वारा। लेकिन विपिन अवस्थिया इस बयान को 10 दिनों के बाद भोपाल में हो रही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वापस ले लेते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ कोई साइनाइड पॉइजनिंग सस्पेक्ट नहीं की जा रही है, तो इसलिए एंटीडोट जो है वो यूजलेस है। कंपनी की तरफ से एक और स्टेटमेंट इशू करी जाती है कि MIC साइनाइड नहीं है, तो इसलिए इसके बीच में इतना कंफ्यूज होना जरूरी नहीं है। MIC नेचुरली डिग्रेड हो जाता है एनवायरनमेंट में पानी के साथ रिएक्ट करके। लेकिन कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट काफी लेट आई और इस वक्त तक ढेरों पेशेंट्स हॉस्पिटल में थे, अपनी ट्रीटमेंट का इंतजार कर रहे थे। तड़पते हुए पेशेंट्स की मदद करने के लिए 8 दिसंबर को जर्मन टॉक्सिकोलॉजिस्ट मैक्स डॉन्डर सोडियम थियोसल्फेट के 50,000 डोजेज लेकर भोपाल में आते हैं। डॉक्टर ने जब सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल किया तो पता चला कि जो एक्चुअली में जो गैस है सोडियम थियोसल्फेट, उससे MIC को बचाया जा सकता है। तो ये सक्सेसफुल प्रूफ हो रहा था। कई पेशेंट्स रिकवर कर रहे थे इसकी मदद से, लेकिन फिर एक पेशेंट की इसकी वजह से मौत हो जाती है। तो ये भारी खबर फैलती है कि एक जर्मन डॉक्टर ने सोडियम थियोसल्फेट से एक पेशेंट की हत्या कर दी। इसके चलते इस डॉक्टर को अपनी एंटीडोट के साथ में वापस भेज दिया जाता है। गांधी मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर सोडियम थियोसल्फेट के यूज को रिजेक्ट कर देते हैं। डॉक्टर NM नागू, जो कि डायरेक्टर थे मध्य प्रदेश के हेल्थ सर्विसेज के, उस वक्त वो 13 दिसंबर को एक सर्कुलर में बताते हैं, अंडर नो सर्कमस्टांसेस सोडियम थियोसल्फेट shall be given unless it is correctly and conclusively proved in the laboratory that is cyanide poisoning। इस सब के बावजूद कुछ लोग कन्विंस थे लोगों को साइनाइड पॉइजनिंग ही हुई है। पहला तो इसलिए क्योंकि जब सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल किया जा रहा था तो कुछ पेशेंट्स इससे रिकवर हो रहे थे, तो इसमें पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिल रहे थे। और दूसरा, जब भोपाल में मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स गिरीश चंद्र ने बॉडीज की ऑप्टिसिस करी तो उनको पता चला कि साइनाइड पॉइजनिंग के लक्षण हैं। उन्होंने कहा कि हमें सोडियम थियोसल्फेट ही यूज करना चाहिए। हफ्तों के बाद में फरवरी में जाकर के ICMR भी डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि सोडियम थियोसल्फेट को ही यूज करो। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ कंपनी की तरफ से भी, जिस कंपनी की ये फैक्ट्री थी उन्होंने इतना कंफ्यूजन क्यों पैदा किया MIC और साइनाइड को लेकर के। इसका सीधा जवाब था, कंपनी एक बहुत बड़े कंपटीशन क्लेम के लपेटे में थी और वो पैसे बचाने के लिए MIC के साइनाइड इन्फेक्शन को कम दिखाना चाह रही थी, और सरकारी अथॉरिटी भी इस कंफ्यूजन में फंस गई, जिसकी वजह से और कई लोगों की जाने गई जिनकी जानें बचाई जा सकती थी अगर उन्हें सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिलती। तो गुलाम दस्तगीर, जिनकी कहानी मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताई थी, वो अपनी जान तो बचा लेते हैं लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी 19 साल वो ज्यादातर हॉस्पिटल में अपना समय बिताते हैं। साल 2003 में जाकर के आखिर में उनका देहांत हो जाता है। सबसे शॉकिंग चीज इस पूरी भोपाल स्ट्रेटेजी की ये कहानी की दोस्तों ये कि हादसे के पहले ढेरों वार्निंग्स दी गई थी अलग अलग लोगों के द्वारा। लोग कह रहे थे कि इस फैक्ट्री में कभी भी हादसा हो सकता है। यहाँ पर सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था, लेकिन ना तो कंपनी की तरफ से और ना ही सरकारी अथॉरिटी की तरफ से कोई एक्शन इस कंपनी के खिलाफ लिया गया। 1981 में जब अशरफ खान की मौत हुई थी कार्बाइड के एक्सीडेंट में,
इसके बाद सन 1982 में अमेरिका से 3 एक्सपर्टीज भेजे गए थे कार्बाइड कंपनी के, जिसका काम था इस फैक्ट्री में सेफ्टी मेजर्स को जांचना। इन्होंने टोटल 7 से भी ज्यादा हजार सर्च किए थे अपनी कंपनी में, और इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि इमरजेंसी वैक्सीनेशन प्रोसीजर को फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों के साथ भी शेयर नहीं किया गया।